बच्चों, आपका आज के इस नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शब्द और उसके भेद। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा। शब्द की परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। इससे निश्चित अर्थ प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, कमल शब्द की रचना क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा ओ वर्णों या ध्वनियों के मेल से हुई है। अतः शब्द की रचना विभिन्न वर्णों या ध्वनियों के मेल से होती है। तो शब्द की रचना कैसे होती है? विभिन्न वर्णों या ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की सार्थक व स्वतंत्र इकाई। शब्द की सत्ता वाक्यों से बाहर होती है। वाक्यों से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद शब्द वाक्यों के नियमों में बंध जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अतः तब उसे हम शब्द न कहकर पद कहते हैं। तो आपका यहाँ पर शब्द और पद का अंतर भी स्पष्ट हो गया कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द जब वो वाक्यों से बाहर रहता है तब उसे शब्द कह देते हैं, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। तो अब जान लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण। मुख्यतः शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। ये आधार निम्नलिखित है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है विकार के अनुसार। अब आपने यहाँ पर दो शब्द ध्यान रखने हैं, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। ठीक है, इसमें अगर किसी तरह की दुविधा हो तो इसका बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो उससे ये आपकी समस्या जो है उसका भी निराकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद है, इसके बारे में जान लेते हैं। शब्दों के स्रोत या उत्पत्ति से तात्पर्य है शब्दों की वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं। इसके अलावा काफी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं, और अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझना चाहिए। स्रोत के विचार से हिंदी में चार प्रकार के शब्द हैं। अब स्रोत की दृष्टि से भी हिंदी में चार प्रकार के शब्द आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें तत्सम शब्द। आप जानते ही हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् जमा सम। तत् का अर्थ है उसके, तथा सम का अर्थ है समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत जो है हिंदी की माँ है और हिंदी उसकी बेटी है। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ जाते हैं वो तत्सम शब्द कहते हैं उन्हें हम। हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से आ गए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि संस्कृत के जो शब्द हूबहू आज भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे हैं दंत, अग्नि, दृश्य, फल, विद्यार्थी, कर्म, प्रेम, ग्रंथ, मयूर, माता पिता, ज्ञान, सुंदर आदि। तो ये है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि संस्कृत भाषा के जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं तद्भव। तद्भव अर्थात जो बिगड़ कर आते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। अब संस्कृत भाषा के जो शब्द अपना रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, अब जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर हस्त संस्कृत शब्द है, हिंदी में आकर ये हाथ हो गया। ग्राम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आकर गांव हो गया। अग्नि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आग हो गया।
दंत संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आकर दांत हो गया। सर्प संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आकर सांप हो गया। कर्ण संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कान हो गया। मृत्यु संस्कृत का शब्द है, हिंदी में मौत हो गया। तो इस तरह से ये तद्भव रूप ले लेते हैं संस्कृत के शब्द और हिंदी में आ जाते हैं। अब देशज शब्द, देशज शब्द आपको स्पष्ट होना चाहिए, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो अपने देश की ही स्थानीय भाषाएं हैं उनसे आ जाते हैं, तो ये देशज है। कुछ देशज शब्द ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए, जो गांव में बोले जाते हैं कुछ एक शब्द, और जिनके हिंदी शब्द हमारे पास नहीं है, तो हम उन शब्दों को अपने में समाहित कर लेते हैं, हिंदी में ले लेते हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये प्रचलित होते हैं, और इनका अगर दूसरा रूप लेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इन शब्दों को हूबहू हम ले लेते हैं। जैसे देखो, बैंगन, खिड़की, लोटा, पगड़ी, गाड़ी, पेट, गड़बड़, लट्टू, डिबिया, झंझट, टट्टी, पैसा, रोड़ा, बोंपू आदि शब्द जो है ये देशज शब्द है। तो कुछ एक विदेशी शब्द भी हिंदी भाषा में आ जाते हैं, जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनको भी हिंदी अपने में समाहित कर लेती है। जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, स्कूल, आदमी, वकील, बाजार, अखबार, आईना, गर्दन, अदालत, चाकू, कैंची, कागज, चपरासी, किशमिश, पिस्ता, संदूक, साबुन आदि। तो ये शब्द आज भी हमारी हिंदी भाषा में चल रहे हैं और इनका प्रयोग धड़ल्ले के साथ हो रहा है, अर्थात ये शब्द जो है वो प्रचलित हो चुके हैं। इनकी जगह दूसरा शब्द रखने से दिक्कत आती है, वो आसानी से समझ आते और उसमें थोड़ी सी जटिलता आ जाती है। अब दूसरा भेद देखते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का जो भेद किया जाता है उसको देखते हैं। अब व्युत्पत्ति या रचना, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। अब ऐसा इसमें क्या है, शब्दों या वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम शब्द के दो खंड हैं, रा और मो। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर भी अर्थ निकल आता है, जो सार्थक रहते हैं। जैसे विद्या जम आले, तो विद्या का भी अर्थ है और आले का भी अर्थ है। आले घर होता है। इस शब्द के दो अर्थ हैं, विद्या और आले, दो अलग अलग अर्थ हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से शब्द के तीन प्रकार हैं। तो अब बनावट की दृष्टि से भी शब्द के आगे तीन प्रकार के, कुछ ऐसे हैं जिनके खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है, कुछ के खंड करने पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, कुछ के खंड करने पर दोनों के अलग अलग अर्थ तो होते हैं लेकिन किसी एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास में आपने देखा था। तो रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता हो, जो किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घर, आम, नाक, दिन, दाम, गाय, धोबी, चावल, करेला, मिठाई, चाय आदि। ये जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द हैं। इनके टुकड़े करने पर, खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये एक स्वतंत्र शब्द होता है जिसका जब ये इकट्ठा रहता है तभी अर्थ निकलता है। अब दूसरा देखो, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से स्पष्ट हो जाता है जो योग से बने होते हैं, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड होते हैं, जिनके जो दो खंड कर दिए जाते हैं, दोनों अर्थ देते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय
या अन्य रूढ़ शब्द मिलाने से बनते हैं। अब देखो यौगिक शब्द किस किस से बनते हैं? उपसर्ग से, प्रत्यय से या अन्य रूढ़ शब्द को मिला देने से बन जाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, महात्मा, महाजमा आत्मा, दोनों का अर्थ निकल रहा है कि महान है जो आत्मा। पाठशाला, शाला होता है घर, पाठ पढ़ने का जो घर हो, पढ़ने की जो जगह हो। पंकज, पंक जमा जो पंक होता है कीचड़, जो होता है जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा हो आता है। ये यौगिक शब्द हैं। तो आपको यौगिक शब्द भी स्पष्ट हो गए होंगे कि यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों के अर्थ होते हैं। अब तीसरा देखो, योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्दों की भांति दो शब्दों के योग से बने। ये बनते तो यौगिक शब्दों की बनती है दो शब्दों के योग से, और दोनों सार्थक होते हैं, दोनों के अर्थ निकलते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। उदाहरणार्थ देखेंगे आप, पीताम्बर, पीत जमा अंबर, अर्थात पीला है जो कपड़ा। तो पीला है जो कपड़ा, ना तो ये पीले के लिए प्रयुक्त हुआ और ना ही कपड़े के लिए प्रयुक्त हुआ। तो इसका विशेष अर्थ निकला कृष्ण, भगवान कृष्ण। पीताम्बर किसके लिए होता है शब्द प्रयोग? भगवान कृष्ण के लिए। पंकज का अर्थ सामान्य अर्थ में कीचड़ में पैदा हुई वस्तु से है। पहले पंकज कीचड़, कमल, शंख मछली के लिए प्रयुक्त होता था। अब वह योग रूढ़ होकर कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। पहले पंकज के जो अर्थ थे वो कितने निकलाते थे? शंख मछली को भी पंकज कहते थे, कीचड़ को भी। तो इस ढंग से अब जो है ये कमल शब्द को ही के लिए ही प्रयुक्त होता है, कमल शब्द को ही प्रकट करता है। अब अगला देखते हैं, विकार के अनुसार शब्द के जो भेद होते हैं। ये तीसरी तरह का इसका भेद है। तो विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आपको बड़ी दिक्कत रहती है विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो अब जान लेते हैं आज कि विकारी शब्द कौन से हैं। अब देखो आप, जिन शब्दों का पुरुष, लिंग, वचन आदि के कारण रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पर्वत शब्द का पर्वतों हो गया, बादल का बादलों हो गया, विद्वान का विदुषी हो गया, लड़का का लड़के, लड़कों, लड़कों आदि हो गया। वह का उसे, उसको, उससे, उसमें आदि शब्द जो है वो बन गए। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत, अब विकारी शब्द हिंदी में कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आते हैं। ये जो चारों हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये है विकारी शब्द। अविकारी शब्द अब देखते हैं, इसका दूसरा भेद है। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी, जिनमें किसी तरह का कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न ना हो। अविकारी शब्दों में क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात शब्द आते हैं। अब आप बोलेंगे निपात क्या हो गया? निपात तो आज तक पढ़ा नहीं हमने कभी। तो अब देखते हैं नीचे, क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं? यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, यहाँ, अब, धीरे, जल्दी आदि जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबंध बोधक शब्द ने, से, को, में, पर, के ऊपर, से नीचे आदि जो है ये संबंध बोधक शब्द है। समूचे बोधक शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हम योज्य काव्य भी कहते हैं, जो दो वाक्यों को, उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। और, या, किंतु, परंतु आदि, अथवा भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्दों में देखेंगे आप, अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि जो हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ठीक है। जिससे हर्ष, शोक, घृणा, गलानी आदि भाव जो है अभिव्यक्त होते हैं।
निपात शब्द, अब आप बोलेंगे निपात क्या है, तो वाक्यों के बीच में ही, तक, भी, तो आदि जो शब्द लगे होते हैं वो निपात शब्द होते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया अविकारी शब्द जो है किस तरह के शब्द होते हैं। अब चौथा इसका अंतिम भेद देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी शब्द आ जाते हैं, अनेकार्थी शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, या समानार्थी शब्द भी कह लेते हैं। इसके अलावा जो अंतिम है वो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब पुस्तक का एक ही अर्थ निकलेगा, किताब, लकड़ी, अमेरिका, जून, जुलाई, अगस्त, सोमवार आदि। तो ये महीनों के नाम है, दिन के नाम है, देश का नाम है, लकड़ी है, पुस्तक है। तो ये जो शब्द हैं ये एकार्थी ही है, इनके हम दो अर्थ कभी नहीं निकाल सकते। इसके बाद आता है इसका दूसरा भेद, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर जो शब्द है इसके देखो कितने अर्थ निकल आते हैं। अंबर का वस्त्र, आकाश, मेघ, कपास। देखो अंबर जो है कितने शब्दों के लिए प्रयुक्त हो गया है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। इसी तरह कुल, कुल होता है वंश, कुल होता है सब, जिसे टोटल कहते हैं, केवल, कुल संघ को भी कुल कहते हैं। इसके अलावा कनक शब्द है, कनक न केवल गेहूं के लिए प्रयुक्त होता है बल्कि सोना, धतूरा और पलाश के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, अंश है, अंग है, तो इस तरह के और भी कई शब्द हैं जो अनेकार्थी हैं। अब पर्यायवाची शब्द आप देखते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ जो है वो एक ही जैसा निकलता है। अब पानी के देखो, जल, नीर, वारी, ये तीनों जो है, जल, नीर, वारी, ये समान ही अर्थ देते हैं। अब कमल का देखो, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, तो ये क्या है, एक ही अर्थ देते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और अंतिम भेद आ जाता है इसका विलोम शब्द। विलोम अपोजिट वर्ड कह लेते हैं, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड होते हैं ये। जैसे अंधकार का प्रकाश, गुण का अवगुण, उन्नति का अवनति, दुर्गम का सुगम, सगुण का निर्गुण। तो ये जो है ये विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो ये रहा आपका शब्द का वीडियो, जिसकी बहुत मांग आप काफी समय से कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हिंदी कपल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Like a Hellcat.